नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, आजकल एक विषय जो है वो सबकी जुबान पर है और चर्चा का विषय बना हुआ है। वो विषय है प्रदूषण। प्रदूषण वो तो कई प्रकार का होता है, लेकिन एक प्रदूषण जो सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हमें बीमार बना रहा है, आज कार्यक्रम में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है वायु प्रदूषण और सांस के रोग। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-88698, 0522-4015988। और आपसे अनुरोध करेंगे जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हमें अच्छे से सुनाई पड़ सके। और डॉक्टर साहब, हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे आमंत्रित दर्शक भी हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर साहब के बारे में हम आपको बता दें, वैसे तो डॉक्टर साहब को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन अभी हाल में ही उन्हें दिल्ली में सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और हम चाहेंगे कि उस विषय के बारे में आप बताएं जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया। दिल्ली में अभी हाल में ही एक संस्था है जो देश में एलर्जी और अस्थमा, इनके जो विशेषज्ञ हैं, इनकी जो बीमारियां हैं, उनकी एक राष्ट्रीय संस्था है। उसका नाम है इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी। इस संस्था का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित हुई थी और भारत के स्वास्थ्य राज्य मंत्री उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। और उसी में एक डॉक्टर डी.एन. शिवपुरी ओरेशन अवार्ड होता है। डॉक्टर डी.एन. शिवपुरी को भारत में फादर ऑफ एलर्जी यानी एलर्जी का जनक माना जाता है जी। तो उनके नाम से एलर्जी अस्थमा के फील्ड में जिसका उल्लेखनीय कार्य होता है साल भर में या उसके पहले पूरा, तो ऐसे एक व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। और सौभाग्य है, मैं आभारी हूँ इस संस्था का जिसने इस वर्ष मुझे चुना इस अवार्ड के लिए। जी। और मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड उन सभी सेनानियों के लिए है जो वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हम हों, आप हों, दूरदर्शन हो या हमारे साथी हों, लखनऊ की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो। और संयोग की बात है कि वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा अस्थमा की बीमारी होती है और इसी की ये संस्था है, इसी से संबंधित ये अवार्ड है जी। तो हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में आमंत्रित करके। तो सबसे पहले, क्योंकि कार्यक्रम का विषय ही हमारा वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं और इसके क्या क्या खतरे हैं? देखिए, हमारे जीवन में वायु का बहुत महत्व है। इसी वातावरण से हम सांस लेते हैं और इसी सांस से ऑक्सीजन हमें मिलती है और इसी ऑक्सीजन से हमारा जीवन चलता है। इसीलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा गया। तो ये प्राण वायु कहाँ से आती है? इसी वायु से आती है जी। और ये वायु हम कहाँ से लेते हैं? इसी वातावरण से लेते हैं। तो अगर ये वातावरण शुद्ध है तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध वायु मिल रही है। अगर ये वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो हमें अशुद्ध वायु मिल रही है। शुद्ध वायु हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से और हमारे जीवन का अंत होता है अंतिम सांस से। तो ये दो तरह की सांसों के बीच में पूरा जीवन है हमारा। जब तक कहते हैं ना, जब तक सांस चल रही है तब तक आस चल रही है। तो सांसों से ही हमारा जीवन चलता है। सांस बंद हो जाती है तो हमारा जीवन बंद हो जाता है। हम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं। एक बार में हम आधा लीटर सांस लेते हैं। और ये कहाँ से लेते हैं? इसी वातावरण से लेते हैं। और इस प्राणवायु जब ये शुद्ध रूप के बजाय प्रदूषित रूप में हमारे शरीर में आने लगती है तो इसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। नेचुरल सी बात है कि हमें प्रकृति ने, ईश्वर ने, जो भी कह लीजिए आप, खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने हमारे शरीर को जब बनाया तो बहुत सारे अंग दिए, उसमें से 2 जोड़ी फेफड़े भी दिए। और फेफड़ा जीवन भर पर्यंत हमारा अनवरत, बिना रुके, बिना थकान के,
बिना सोए हुए, बिना निद्रा के कार्य करता रहता है और हमको ऑक्सीजन प्रदान करता रहता है। डॉक्टर साहब यहीं पे आपको रोकेंगे, इस बात को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ग्रेटर नोएडा से फोन कर रहे हैं हमें। हेलो जी मैम। जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना नाम बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सौरभ पाठक है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सौरभ जी बताइए। मेरा पहला प्रश्न है, N95 या N99 जैसे एंटी पॉल्यूटेंट मास्क खरीदते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? मेरा दूसरा प्रश्न है, घर के वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए किस प्रकार के एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना लाभकारी हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। जी, वस्तुतः ये कार्यक्रम के उत्तरार्ध के प्रश्न थे, लेकिन मैं शुरू में ही हैंडल कर देता हूं। पहला प्रश्न इनका N95 मास्क से है। N95 मास्क का मतलब यह है कि लगभग 95% प्रोटेक्शन जो मास्क दे रहा है उसको हम N95 मास्क कहते हैं, और ये आजकल काफ़ी डिमांड में है। समस्या इसके साथ एक ही है कि ये काफ़ी महंगा होता है, और दूसरा ये रीयूजेबल नहीं है, ये सिंगल यूज़ है, एक ही दिन में ख़राब हो जाता है। तो हमारा देश एक गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप कंट्री में नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि भारत में अगर सब लोग N95 मास्क रोज़ लगाएंगे तो ये वायबल एक यूज़ है। मेरा इनको सिंपल सुझाव है कि गांव वालों को आपने देखा होगा, एक कंधे पे गमछा रखे रहते हैं, बहुत पुराना प्रचलन था। हर कोई घर से बाहर निकलता था तो एक गमछा या अंगोछा लेके चलता था। आप उस अंगोछे या गमछे की 4 परत बनाइए और नाक मुंह ढक लीजिए, किसी N95 से कम नहीं है। विशुद्ध भारतीय है और विशुद्ध देसी तरीका है, बिना पैसा खर्च किए है, और रोज शाम को आके धो लीजिए। तो ये रीयूजेबल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसमें एक बार की सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है। दूसरा प्रश्न क्या, एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर बहुत आजकल मार्केट में बिक रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक 10 बाई 10 का भी अगर कमरा है तो उसमें भी आपको अच्छे स्टैंडर्ड 2 एयर प्योरीफायर चाहिए। तो आपके कमरे में अगर 3 कमरे हैं आपके घर में, ड्राइंग रूम है, आपके 2 बेडरूम हैं, तो आखिर आप कितने एयर प्योरीफायर लगाएं? मैं वस्तुतः मूलतः आप कह लीजिए कि या तो भारत मेरे अंदर समाया हुआ है, तो इसके कारण मैं मास्क के भी खिलाफ हूं और एयर प्योरीफायर के भी खिलाफ हूं। मुझे माफ़ करेंगे दोनों कंपनियों के लोग जो बनाते हैं, लेकिन मैं भारत को समझता हूं और भारत मेरे अंदर बसता है, इसलिए मैं दोनों के खिलाफ हूं। मैं कहूँगा मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि लड़कियां अपना दुपट्टा 4 परत का बनाएं और लगा लें, और शहरों के लोग जिन्होंने वो गमछा छोड़ दिया है गांव से आए शहर में, तो कृपया उसका दोबारा इस्तेमाल करें। और एयर प्योरीफायर की जगह अभी नासा ने भी और हमारा जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने भी एक अप्रूव्ड किए हैं कुछ पौधे इंडोर एयर प्लांट्स के लिए, जो इंडोर एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें 3 पौधों का नाम ले सकता हूं मैं, बाकी मुझे याद नहीं है। आप नेट पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। नासा अप्रूव्ड इंडोर एयर प्लांट टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन, अगर आप ऐसा डालेंगे तो निकल आएंगे। जिसमें एक तुलसी का पौधा है, एक मनी प्लांट का पौधा है, एक स्नेक प्लांट का पौधा है, और भी हैं पौधे। और बाहर आउटडोर एयर पोल्यूशन के लिए, जैसे एक पुराने कहावत है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये पेड़ काफ़ी ऑक्सीजन देते हैं और एयर पोल्यूशन को काफ़ी कंट्रोल करते हैं। मतलब पूर्णतः देशी तरीके अपनाइए और प्रदूषण की लड़ाई को लड़िए। डॉक्टर साहब सीतापुर से एक कॉलर हमें फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैं ब्रजेश कुमार सविता। जी ब्रजेश जी, प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा 7 साल का बेटा है जी, तो उसको फेफड़ों में खरखराहट सी बनी रहती है, और डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि इसको जो है कुछ एलर्जी जैसा है जी। 6 महीने डॉक्टर साहब इलाज हो गया करते करते, लेकिन अभी उसका इलाज का एंड नहीं है। तो अस्थमा के क्या लक्षण कैसे जाने, और क्या ये क्यूरेबल है कि चलेगा इलाज? देखिए, इनकी बात से साफ साफ लग रहा है कि इनके बच्चे को अस्थमा है। 5 साल का बच्चा है और सीने में खरखराहट की आवाज़ आती है। पूरी संभावना है कि इस बच्चे को अस्थमा है। बच्चों में अक्सर अस्थमा के जो 2/3 रोगी हैं वो बचपन से ही उनकी शुरुआत होती है। इनके बच्चे को भी ऐसी है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत चर्चित हीरोइन है, उनको भी 5 वर्ष से ये अस्थमा शुरू हुआ था। तो एक तो अपने ये बच्चे को थोड़ा संभावनाएं तलाश है फिल्म इंडस्ट्री में, कह नहीं सकते आगे चल के क्या बनेगा। तो ये जो अस्थमा इसको बच्चे को लग रहा है, बच्चों में क्या है कि लगभग 12 साल की उम्र आते आते आधे बच्चों को अस्थमा स्वतः
मूल रूप से ठीक हो जाता है जी। लेकिन अब ये कौन से आधे ठीक है जिनका ठीक हो जाएगा, कौन से आधे वो हैं जो आगे चल के बराबर बना रहेगा, ये प्रिडिक्ट करना, ये भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये 12 साल तक अपने बच्चे को बहुत कायदे से रखें, डॉक्टर की सलाह से रखें, और जो साधारण बचाव होते हैं कि वायु प्रदूषण से बचें, फास्ट फूड मत दें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, प्रिजर्वेटिव युक्त फूड, देसी जो खाना होता है रोटी दाल चावल सब्जी फल वगैरह वो दें जी। बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, किसी अच्छे बच्चे के डॉक्टर को या जो एलर्जी अस्थमा के स्पेशलिस्ट हैं उसको दिखाते रहें। तो ब्रजेश जी, आपको बिल्कुल परेशान होने की इसका मतलब जरूरत नहीं है। 12 साल तक आप मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, हम दर्शकों के प्रश्न भी हम ले लेते हैं। दिलीप जी हमारे बीच हैं। दिलीप जी, आप कुछ पूछेंगे? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वायु प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? जी बहुत अच्छी बात है दिलीप जी। वायु प्रदूषण 2 तरह का होता है, एक हम इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं और एक आउटडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन हमने अपने घर में खुद पैदा किया हुआ है, उसके लिए न कोई सरकार जिम्मेदार है न कोई दूसरा फैक्टर जिम्मेदार है। घर के अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा सोफे, कवर, कारपेट और पर्दे, टेडी बियर, या घर गंदा है, जाले लगे हुए हैं, हाउस डस्ट बहुत है, पेपर डस्ट बहुत है, मतलब अगर हम घर को बहुत ज़्यादा मॉडर्न बना रहे हैं तो कृपया वैक्यूम क्लीनर भी रखें। सफाई उतनी जितनी ज़्यादा हम घर के अंदर चीज़ें रखेंगे उतनी ज़्यादा हमें सफाई की ज़रूरत है। और घर मूलतः क्लीन होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। अगर वेंटिलेशन और लाइट आ रही है तो उससे हाउस डस्ट माइट, जो घर की धूल में छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखने वाले कीड़े होते हैं जिनको हम हाउस डस्ट माइट एचडीएम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा एलर्जी और अस्थमा पैदा करते हैं घर के अंदर। तो अगर घर बना रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि घर के अंदर धूप जरूर जाए, जिससे कि हाउस डस्ट माइट किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और दूसरा, अगर आप टेडी बियर रखते हैं या कर्टेन बहुत ज़्यादा घर में हैं, बहुत ज़्यादा सोफ़ा कवर हैं, बहुत ज़्यादा कारपेट आपके घर में है, तो वैक्यूम क्लीनर जरूर रखें। जिस घर में एलर्जी अस्थमा का रोगी है, कहते हैं बेडशीट भी उसकी डेली बदली जानी चाहिए, रोज धुलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही विस्तार का विषय है और भी हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मिशन हेल्थ में एक ब्रेक का। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और विषय भी हम आपको एक बार फिर से बता दें। हमारा आज का विषय है वायु प्रदूषण और सांस के रोग, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी, हमारे साथ पुष्पलता जी हैं, इनका प्रश्न हम ले लेते हैं। जी हाँ पुष्पलता जी, बताइए। मेरा प्रश्न यह है कि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक और मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं? जी, पुष्पलता जी का प्रश्न है, तो ये थोड़ा सा इनका आंसर रह गया तो मैं पूरा कर देता हूँ। दो तरह के वायु प्रदूषण होते हैं, एक आंतरिक प्रदूषण या इंडोर एयर पोल्यूशन और एक आउटडोर एयर पोल्यूशन। आउटडोर एयर पोल्यूशन जो मुख्यतः होता है वो भी समाज की गलतियों के कारण पैदा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा वहीकुलर वाहन प्रदूषण होता है। हमारे देश में इधर 20 सालों में वाहन काफ़ी बढ़े हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे व्हीकल्स बढ़े हैं जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन वाहन प्रदूषण मुख्य कारण है। दूसरा, हमारा औद्योगिक प्रदूषण, मॉडर्नाइजेशन हुआ, देश का औद्योगिकीकरण हुआ, तो इंडस्ट्री लगी तो चिमनी आई, और उसमें भी बहुत सारा औद्योगिक प्रदूषण जिम्मेदार है इस आउटडोर एयर पोल्यूशन को। तीसरा जो हमारा कारण है वो कारण है कि बायोमास फ्यूल। हमारे देश में बहुत सारी अभी भी गाँव की गरीब महिलाएँ हैं जो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं, तो उससे हमारा क्या है कि मुख्यतः तो इंडोर एयर पोल्यूशन बढ़ता है। जैसे शहरों में हम बता रहे थे कि जैसे मॉडर्न गजट बहुत होते हैं, इसी तरह गाँव में जो बायोमास फ्यूल है उसके कारण आंतरिक प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अल्टीमेटली वो घर के बाहर से निकल के फिर बाहर का प्रदूषण आउटडोर एयर पोल्यूशन में भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा इसी तरह दोनों प्रदूषण के लिए जिम्मेदार स्मोकिंग भी है। हमारे देश में लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं। अब जब कोई धूम्रपान करता है तो 30% धुआं उसके फेफड़े में जाता है और 70% इस वातावरण को प्रदूषित कर देता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। अभी जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का प्रश्न इन्होंने पूछा, तो देखिए कि हमारे वातावरण में सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में मौजूद है। हमारे वातावरण में एक ओजोन की ऊपर लेयर है जो रोकती है हमारे
जो विषैले रेज हैं उनको, लेकिन हमारे देश में जब हम नीचे प्रदूषण कोई करते हैं तो नीचे की लेयर में जो ओजोन बनती है वो हमारे लिए हानिकारक है। ये एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। तो मानवीय कारणों से जब केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रदूषण के तत्व बनते हैं उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। जो नेचुरल इवेंट के कारण पॉल्यूटेंट्स हमारे पहले से वातावरण में विद्यमान है उनको हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो चाहे प्राथमिक एयर वायु प्रदूषक तत्व हों चाहे द्वितीयक हों, ये दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह हैं। गीता मौर्य जी, आप हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब, वायु प्रदूषण का क्या गर्भवती महिलाओं के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, हमारे गर्भवती महिलाएं हमारे यहाँ बहुत विशेष प्रायोरिटी पर रखी नहीं जाती हैं। गर्भवती महिला दो जिंदगी के लिए जिम्मेदार है, एक अपनी जिंदगी के लिए, इसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि 50% इस देश में गर्भवती महिलाओं को खून की कमी है, एनीमिया है। वो क्यों है? क्योंकि हम उसे अच्छा पोषण नहीं देते। घर में हम बच्चों को अच्छा खाना दे देते हैं, घर के कमाने वाले को, यंग आदमी को अच्छा खाना देते हैं कि भाई कमा के ला रहा है, लेकिन महिला का क्या है कि बाद में जो बच्चा खुचा खाना रसोई घर में होता है वो उसको खिलाया जाता है। महिला की खाली पौष्टिक होनी चाहिए और ये सोच के आपको करनी चाहिए कि आपके घर में एक सदस्य और आ रहा है, उसका भी पोषण उसी महिला के माध्यम से जा रहा है। और इसी तरह जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है उस महिला को भी और उसके घर में पल रहे बच्चे को भी। उदाहरण के तौर पर घर के अंदर अगर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो वो अपना फेफड़ा तो नुकसान कर ही रहा है, इस गर्भवती महिला का भी फेफड़ा नुकसान कर रहा है और होने वाले बच्चे को भी दुष्प्रभाव उसके पैदा कर रहा है। इंडोर एयर पॉल्यूशन से या आउटडोर एयर पॉल्यूशन से जो गर्भस्थ शिशु है उसमें पैदा होते ही निमोनिया का खतरा, टीबी होने का खतरा, एलर्जी होने का खतरा, आगे चल के कैंसर होने का खतरा और तो और डायबिटीज़ होने का खतरा, मंदबुद्धि होने का खतरा, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है गर्भ के अंदर, बच्चे की इवन गर्भाशय के अंदर मृत्यु हो सकती है, तो इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है इस बच्चे का, बहुत सारे डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़ का खतरा, एलर्जिक डिसऑर्डर, ट्यूबरक्लोसिस का ज़्यादा खतरा, निमोनिया का ज्यादा, ये सब खतरे उस गर्भस्थ शिशु में हो सकते हैं और मदर को होंगे तो वो तो होंगे ही होंगे। तो वायु प्रदूषण के गर्भवती महिला पे ये प्रभाव पड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी फोन कर रहे हैं। हेलो। हाँ नंदस्वरूप जी, स्वागत है। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जाड़े से बचने के लिए लोग हीटर लगा लेते हैं, कुछ लोग अंगीठी लगा लेते हैं और मच्छर से बचने के लिए जहरीली चीजें सुलगाते हैं। ये हमारे जो है श्वास के लिए कितनी बड़ी हानिकारक है? बिल्कुल हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मच्छर से अगर बचना है तो मच्छरदानी लगाइए, बहुत आसान है। मच्छर भगाना है तो मच्छरदानी लगाइए। जैसे हो ना, आप साबुन रखते हैं साबुनदानी में, तो हर चीज़, दानी शब्द जो है वो बड़ा अच्छा है हिंदुस्तान में, तो मच्छरों के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए, सबसे शुद्ध है। अगर आप कोई कॉयल या ऐसी कोई चीज़ लगाना ही चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा रूप में देता हूँ कि आधा घंटे उसको जलाइए, कमरा बंद कर दीजिए, उसका धुआं आ जाए, मच्छर मर जाएंगे, और कमरे की लाइट ऑफ करके कमरा खोल के पंखा चला दीजिए जिससे कि वो विषैले तो बाहर चले जाएँ। ये बहुत ख़राब प्रैक्टिस है कि कमरे के अंदर आप सो गए, मच्छर की कॉइल जल रही है या हीटर चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हीटर जब जलता है तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और रात में आपकी दम घुट सकती है। अगर अस्थमा या सांस का कोई मरीज है तो उसको तो सांस का दौरा पड़ सकता है। तो इस तरह के डॉक्टर साहब एहतियात बरत के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्रभा जी हमारे बीच हैं। प्रभा जी, आप कुछ पूछेंगी? नमस्ते डॉक्टर सर। जी नमस्ते। ये राष्ट्रीय पर्व दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि प्रदूषण का दिवस मना के सिर्फ एक दिन के लिए प्रदूषण दूर करने की बात करना, चर्चा करना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अगर वास्तव में इस देश से हम प्रदूषण को दूर करना चाहते हैं तो हमें 365 दिन प्रदूषण का पर्व मनाना चाहिए और प्रदूषण को दूर करने के उपाय खुद भी सोचने चाहिए, दूसरों को भी बताने चाहिए। नीरज मिश्रा जी, आप कुछ पूछेंगे? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। वायु प्रदूषण से कैसे बचा जाए? वायु प्रदूषण से कैसे बचा जाए? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनका हम पालन करें, और दूसरा हम ये खुद सोचें व्यक्तिगत तौर पे कि मेरे कारण वायु प्रदूषण तो नहीं हो रहा है।
सरकार तौर पर एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो सरकारी प्रदूषण को या और चीज़ों को रेगुलेट करता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, हर स्टेट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। ये नियामक इकाइयां हैं जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं। इनके अपने अपने पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर भी बने हुए हैं जो दर्शाते हैं, नापते हैं कि कितना पॉल्यूशन का लेवल किस शहर में चल रहा है। अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है? नहीं, हमने भी प्रदूषण किया है। तो हमें रोज शाम को सोने से पहले मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे सोचना चाहिए कि मेरे कारण क्या प्रदूषण नहीं हो रहा है। अब आप क्या समझते हैं, इस देश में 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, क्या वो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है? हमारे देश में अभी भी सारी बहनें, गरीब बहनें और महिलाएं हैं जो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, या कुछ भाई कोयले के अंगीठी पे अपनी छोटी भट्टी चला के और चाय समोसे तल रहे हैं, अपना छोटा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। वो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो भी जिम्मेदार हैं। भला हो भारत सरकार का जिसने उज्ज्वला योजना चलाई और उस उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ गरीब परिवारों में फ्री गैस कनेक्शन, एलपीजी का कनेक्शन दिया गया है, जो कि वो स्वच्छ ईंधन की तरफ आ गए हैं। मेरी बाकी से भी निवेदन है कि वो इसका उपयोग करें। जी। लेकिन फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। मुस्कान जी, आप हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगी? प्रणाम डॉक्टर साहब। जी प्रणाम। हमारा सवाल आपसे ये है कि पराली से वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे देश के कई राज्यों में किसान लोग क्या करते हैं कि जब वो फसल के अवशेष रह जाते हैं तो उसमें आग लगा देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रथा है। मेरा सभी किसानों से विनम्र निवेदन है कि ऐसा ना करें, क्योंकि जब पराली जलती है तो उसका धुआं 200-250 किलोमीटर दूरी तक चला जाता है और वो वातावरण को प्रदूषित करता है। बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, वैज्ञानिक शोध हुए हैं जो अब ये कहते हैं कि पराली से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो उनको ये जानकारी देनी पड़ेगी हमें और उनको रोकना पड़ेगा, और उनके इस अवशेष का, खेती फसलों के अवशेष का क्या क्या उपयोग हो सकता है पॉजिटिव, वो करना चाहिए, ना कि जलाना चाहिए। इसी के साथ और छोटे उपाय बताता हूँ मैं। जो पहला प्रश्न था इससे पहले वाला, कि हम छोटी छोटी बातों करके हम वायु प्रदूषण को रोक भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे का 10वां जन्मदिन है, तो हम 10 मोमबत्ती क्यों जलाएं? मोमबत्ती जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है, धुआं उठता है। उसके हाथों से हम 10 पौधों का वृक्षारोपण क्यों ना करा दें? तो पौधारोपण करा दें। जो भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, हम वृक्षारोपण करें। हमारी मान लीजिए शादी की 25वीं सालगिरह है, हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हम 25 पौधे भी उस अवसर पर लगा दें, तो याद रहेंगे कि 25 पौधे हमने अपनी शादी की, मैरिज एनिवर्सरी की सिल्वर जुबली पे लगाए थे। तो ऐसा कोई ओकेजन हो, हम फंक्शन करते हैं, हम लोगों को बुके देते हैं, और बुके जो हैं वो थोड़ी देर में फोटो खींचने के बाद वैसे ही पड़े रहते हैं, कोई नहीं ले जाता। तो उसके स्थान पर हम पौधा दें मेहमानों को, अपने अतिथियों को। ये प्रथा भी हमने अपनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन चेस्ट सोसाइटी, दूसरी संस्थाओं में शुरू की है। आप सब भी शुरू कर सकते हैं। मानसी जी हमारे बीच है। मानसी जी, आप कुछ पूछेंगी? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि क्या वायु प्रदूषण से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल मानसी जी, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो वातावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, उससे मंद बुद्धि भी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकते हैं, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती हैं। उससे क्रॉनिक एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर से इवन ब्रेन ट्यूमर तक हो सकते हैं, माइग्रेन का दौरा पड़ सकता है, क्रॉनिक हेडेक रख सकता है। तो मानसिक मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जी हबीब जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि क्या वायु प्रदूषण से कैंसर का भी खतरा हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही है, कैंसर का भी खतरा हो सकता है। वायु प्रदूषण और कैंसर, ये रिसर्च के द्वारा स्थापित हो चुका है कि जिस एरिया में जिससे ज़्यादा वायु प्रदूषण में आप रहेंगे तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। चाहे वो फेफड़े का कैंसर हो, गले का कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो या अन्य कैंसर हो, तो वायु प्रदूषण से कैंसर होने का भी खतरा बढ़ता है। मिथिलेश जी, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब, क्या कोहरे का संबंध वायु प्रदूषण से होता है? बिल्कुल होता है। कोहरा जब पड़ता है तो जो हमारा प्रदूषण धीरे धीरे नीचे हवा के स्तर से ऊपर बहुत चला जाता है, जो कि हमारी सांस लेने के एक रेंज से ऊपर चला जाता है। जब कोहरा छा जाता है तो ये नीचे का वायु प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाता है। जब नहीं जा पाता है तो नीचे ही रह जाता है, और नीचे रह जाता है
तो उसी वायु प्रदूषण से हम एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण के ढेर सारे नुकसान हमको होते हैं। जी मधु जी। डॉक्टर साहब, जल बचाकर भी हम वायु प्रदूषण रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, वृक्षारोपण से भी रोक सकते हैं, जल बचा के भी रोक सकते हैं। जल बचाकर हम, अब तो कई जगह आर्टिफिशियल रेन की जाती है, जिसको हम कहते हैं जो कृत्रिम वर्षा। तो इस कृत्रिम वर्षा से हम क्या करते हैं कि वायु जो PM10 या PM 2.5 के पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये जब हम बारिश करते हैं पानी से तो ये नीचे ज़मीन पे सेटल हो जाते हैं। तो वायु के प्रदूषण को हम पानी से बचा सकते हैं, इसलिए हमको जल संचय करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कहते हैं वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा भी होती है कि इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है। जो एयर पॉल्यूशन में गैसेस हैं, उनके रिएक्शन जब वाटर से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन वाटर की होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे एसिड बनते हैं, और जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण है तो वहाँ पर एसिड रेन भी हो सकती है और उसके और ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस संबंध में आप कोई अपना और विचार साझा करना चाहें तो वो ज़रूर करें। हमारा सभी से आग्रह है कि एक जिम्मेदारी को हम जरूर निभाएं कि वायु प्रदूषण के बारे में लोगों को सचेत करें, और रोज रात में सोने से पहले सोचें कि मेरे कारण तो कोई वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम उससे बचें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मौका मिले उस पर हम वृक्षारोपण करें। तो सब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वैश्विक तापमान को किस तरह से बढ़ा रही है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, और जितनी ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, जब ये वातावरण में ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो धीरे धीरे इस ग्लोब के टेम्परेचर को ये बढ़ाती हैं। इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगते हैं, और जब पिघलने लगते हैं तो पानी ज़्यादा आ जाता है, पानी ज़्यादा आता है तो बाढ़ आ जाती है, तो ये एक तरह से विनाश की श्रृंखला है जो पैदा हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के उस पड़ाव पे हम आ गए हैं जहां हम लेंगे चलते चलते। जी चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। आपके उत्तरों का रहेगा हमें इंतजार। और डॉक्टर साहब, आप आए और प्रदूषण का विषय इतना विस्तार वाला है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे हम आप सबका कि आप भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, और आपके प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर साहब से आपको मिल ही गया होगा, और उन दर्शकों का भी जो हमें फ़ोन करे और हमसे प्रश्न पूछे। नमस्कार।